सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास एंड वेलकम टू द नोवन निखिल क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आखिर किस तरह से गांधी जी का इंडिया में आगमन हुआ। साथ ही साथ में हमने बंगाल के पार्टीशन को जाना था और पार्लियामेंट रिफॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ में हमने मुस्लिम लीग और इसी तरह के जो छोटे छोटे संगठन बने थे उनसे रिलेटेड हमने बात की थी। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज का लेक्चर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी टाइम पर मैक्सिमम घटनाएं होती हैं, जिसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन तक का हमें डिस्कशन करना है। तो इसके अंदर हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ना है। तो उसमें हमें दांडी मार्च को पढ़ना पड़ेगा, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, फिर गांधी इरविन समझौता हमें समझना है, गांधी इरविन पैक्ट जिसे कहते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर पूना पैक्ट, फिर उसके बाद में जो कम्युनल राइट्स हुए थे, कम्युनल अवार्ड्स घोषित हुए थे उनके बारे में डिस्कशन करना है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर हम जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान की कैसे मांग उठी, अगस्त प्रस्ताव कैसे आया, मतलब अगस्त ऑफर जो आया था उसके बारे में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में बात करना है। फिर लास्ट में हम भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन को पढ़ के इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की, और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किन व्यक्तियों के बीच में और किस वक्त पर हुआ है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। वैसे आपको इसका जवाब इस लेक्चर में मिल जाएगा पर आपको आंसर पहले देना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। 1930 से लेकर 1934 के बीच में ये आंदोलन चला है। 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होता कि आखिर उन्होंने दांडी यात्रा निकाली कहां से कहां तक की थी। तो आपको याद रखना है साबरमती आश्रम से लेके तो दांडी तक, दोनों गुजरात में ही है, वहां तक ये लोग गए थे। टोटल मिला के इन्हें 24 दिन लगे और इन्होंने लगभग 385 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया और ये पैदल गए थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं। दांडी में नौसारी गुजरात करके एक जगह है, वहां पर ये पहुंचे। दांडी मार्च से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने इसे अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में शुरू किया था। साबरमती से शुरू किया और दांडी वो पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, मतलब 24 दिन बाद में वो वहां पे पहुंचे। टोटल उन्हें 385 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा। नमक कानून तोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया था। नमक कानून क्या था, देखिए नमक के ऊपर भी जो गवर्नमेंट थी उस समय की, जो अंग्रेज थे, उन्होंने टैक्स लगा रखे थे, जो कि नमक तो है हर एक व्यक्ति यूज करता है। तो अगर नमक पे कानून लगेगा तो इसलिए गांधी जी थोड़े खफा हो गए यानी गुस्सा हो गए और उन्होंने नमक कानून तोड़ने का मतलब सोचा और फिर उन्होंने दांडी यात्रा को शुरू किया। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है तो इसी के अंदर छोटे छोटे से मूवमेंट्स होते हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया दांडी मार्च। उसके बाद में जो सेकंड है वो है रेड शर्ट मूवमेंट या जिसे हम रेड कुर्ती या फिर लाल कुर्ती मूवमेंट कहते हैं। लाल कुर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लोग हैं जिसने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया वो लाल कलर के शर्ट्स पहनते थे। तो एक खुदाई खिदमतकार करके एक संगठन था जिसके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सिमात गांधी, बादशाह खान, फक्र ए अफगान, याद रखिएगा इनके नाम कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध किससे है, तो रेड शर्ट मूवमेंट से है या फिर लाल कुर्ती मूवमेंट से है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं, फक्र ए अफगान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो खुदाई खिदमतगार जो था ये संगठन था, इसके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने 1930 में इस मूवमेंट को शुरू किया था और इनकी जो एक मैगजीन आया करती थी, मतलब इस संगठन की एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था पख्तून। देखा जाए अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो छोटे छोटे लोगों के द्वारा जो संगठन बनाए गए थे उनके द्वारा चलने वाला एक मूवमेंट था। और इस आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई, ठीक है, तो इस आंदोलन की समाप्ति होती है गांधी जी और कुछ बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से। 1930 में लॉर्ड इरविन ने अपने जो उनके सिपाही थे उन्हें ऑर्डर दिया कि आप गांधी जी और उनसे रिलेटेड जो उनके बड़े लीडर्स हैं उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अब जब गांधी जी जेल में गए तो कई लोग परेशान हो गए और उन्होंने विद्रोह का रूप ले लिया। इस वजह से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके तहत क्या होता है, इस आंदोलन को स्थगित करने की मांग रखी जाती है और गांधी जी इसको मान लेते हैं। फिर उसके बाद में 7 सितंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जो कि फेल हो जाती है। फिर 1931 में लॉर्ड विलिंगटन जो होता है वो नया वायसरॉय बनता है। गांधी इरविन जो समझौता होता है, जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, ये उसको मानने से इनकार कर देता है।
फिर गांधी जी को वापस से गुस्सा आता है और वो जनवरी 1932 में इस आंदोलन को वापस से शुरू कर देते हैं और इसी वजह से कई नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। कांग्रेस को एक इल्लीगल संगठन घोषित कर दिया जाता है। फिर गांधी जी जब अपने किसी काम में बिजी हो जाते हैं तो लोगों का समर्थन इस मूवमेंट की तरफ कम होने लगता है और 1934 में इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। यही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया, है ना। गांधी जी लॉस्ट द हार्ड वर्क ऑफ द लास्ट 13 ईयर, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया था। तो आपको समझ में आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोटे छोटे मूवमेंट से मिलकर बनने वाला एक मूवमेंट था। चलिए अब बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, यानी गोलमेज सम्मेलनों की। तो देखिए इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1930 में, तो उन्होंने बोला था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन के लिए हमें हिंदुओं को, यानी कि जो इंडियंस हैं, उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो इसमें लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए, यानी लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की गई। जो पहली हुई थी 1930 में, 1931 में और 1932 में, ऐसे करके टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को लंदन में इसे किया गया था। आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पे पूरी तरह से सभी लोगों की स्वीकृति ये लोग चाहते थे। और इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। यही आगे जाके मैकडोनाल्ड अवार्ड्स को घोषित करते हैं। अच्छा, कांग्रेस ने इसमें अपना कोई भी भागीदार नहीं पहुंचाया था, कोई भी मेंबर यहां पर कांग्रेस की तरफ से नहीं था। जबकि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लीडर्स हैं जो तीनों सम्मेलनों में गए थे। उसके बाद में गांधी जी की जो रिहाई हुई थी 1931 में, उस समय होता है गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयासों की वजह से गांधी जी ने दिल्ली में इरविन से मुलाकात की थी और यहीं पर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता साइन होता है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ था? इस समझौते के अंदर लिखा हुआ था कि जो समुद्री तट के निकट रहने वाले लोग हैं वो एक लिमिटेड सीमा में, एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर जितना चाहे कानून नमक बना सकते हैं, उन्हें नमक पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में सरकार ने क्या किया, जो विदेशी दारू की दुकानें थी, है ना, जो शराब की दुकानें हैं, अफीम बेचने वाली दुकानें हैं, इन सब चीजों पर जो भी लोग अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं बाहर की तरफ, वो कर सकते हैं। इन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी। उसके बाद में 1931 में होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसे कहां पे किया जा रहा था? लंदन में किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। इस समय इंडिया में जो वाइसरॉय है वो कौन है? लॉर्ड विलिंगटन है। अच्छा, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भी नाम याद रखिए, मैकडोनाल्ड है। और जो किंग है वो है जॉर्ज पंचम। तो आखिर इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की खासियत क्या है? देखिए गांधी जी ने पार्टिसिपेशन किया, यही इसकी खास बात है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन है, यानी कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन किया, तो आपको याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन किया था। 1931 में लंदन में ये हुआ था। वैसे सारे ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं। और साथ ही साथ में इसमें गांधी जी के साथ में सरोजनी नायडू, जी.डी. विडला, है ना, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू और साथ ही साथ में एनी बेसेंट भी उनके साथ में थी। इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति यानी दलित वर्ग के लिए अलग से इलेक्शन की मांग की, अलग से उन्होंने एक लीडर की मांग की, जिसे गांधी जी ने बोला कि नहीं, हिंदू समाज का अभिन्न अंग है अनुसूचित जातियां, इसलिए हम उन्हें अलग से पृथक निर्वाचन नहीं करवा सकते, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करवा सकते। और इसी तरह से गांधी जी ने इस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसे त्याग दिया, यानी इसे छोड़कर वो चले गए। पर अंग्रेज यही नहीं माने, उन्होंने कम्युनल अवार्ड 1932 में जाकर आखिर घोषित कर दिए, जिसे हम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसे जिन्होंने जारी किया था वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया, भारतीय मताधिकार समिति, यानी सफरेज कमेटी। इसके थ्रू क्या होने वाला था कि जैसे ईसाई, मुस्लिम और इन सब के लिए अलग अलग से इलेक्शन की व्यवस्था थी, उसी प्रकार से जो दलित वर्ग है उनके लिए भी एक निर्वाचन अलग से होगा, यानी उनके लिए भी एक अलग से इलेक्शन करवाया जाएगा। और इसी वक्त पर गांधी जी को येरवड़ा जेल में कैद के लिए पहुंचा दिया। जी ने इस जेल में आमरण
अनशन यानी डेथ तक हम स्ट्राइक करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पे अनशन करना शुरू कर दिया। और उनका यही कहना था कि ये लोग यानी अंग्रेज हमेशा जो अनटचेबल्स हैं उन्हें अनटचेबल ही रखेंगे, ये उन्हें कभी भी लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह शामिल नहीं होने देंगे। उनका भी पॉइंट सही था। तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यहाँ पे साइन होता है पूना पैक्ट। 1932 में सितंबर में यह पूना पैक्ट साइन किया गया, पर गांधी जी तो जेल में थे, तो मदन मोहन मालवीय और हमारे भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में इस पैक्ट को साइन किया गया। गांधी जी ने भी हरिजन के लिए कई काम किया। हरिजन मतलब जो एक समाज होता है हरिजन, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हरिजन सेवक संघ करके उन्होंने एक यूनियन बनाया। साथ ही साथ में उन्होंने अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया अनटचेबल एंटी लीग, ये इसका उन्होंने गठन किया। साथ ही साथ में उन्होंने एक पत्रिका निकाली हरिजन नाम की 1933 में। हरिजन यात्रा निकाली थी उन्होंने 1933 में, और इसका लीडर उन्होंने बनाया था घनश्याम बिरला को। के बाद में होता है 1932 में होने वाला तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, और ये हो रहा है 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट भी इसी बीच में साइन हुआ था, याद रखिएगा 1932 में ही पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो आखिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? 1932 में ही हुई थी। कांग्रेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं किया, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का इंस्टांस क्लियर था कि वो चाहते थे कि जो अनुसूचित जाति हैं, जो दलित लोग हैं, उनके लिए कम्युनल अवार्ड्स तो आप लाइए ही लाइए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी याद रखने लायक नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन किया है। फिर उसके बाद में याद रखिए 1937 का प्रांतीय चुनाव, प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन की जो पॉइंट्स थे उन्हें स्वीकृति देने के लिए उन्होंने आयोजित की थी। तो जब अंग्रेजों ने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए, तो उसे कांग्रेस की कई लोगों के द्वारा सहमति मिली। जैसे कि लखनऊ अधिवेशन हुआ 1936 में, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसकी स्वीकृति दी। फैसपुर अधिवेशन हुआ 1937 में, तो जवाहरलाल नेहरू वापस से उसके लीडर बने थे, मतलब प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने भी इसकी स्वीकृति वापस से दी थी। जब ये इलेक्शन हुए तो इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी थी, सब लोग इसे जानते थे। 711 सीटें जीती थी इन्होंने 1585 सीटों में से। ठीक है, याद रखिएगा 711 सीटें जीती थी इन्होंने 1585 सीटों में से। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इसने मुंबई में 13 सीटें जीती थी। साथ ही साथ में कुछ छोटी मोटी पार्टियां थी, जैसे कि मुस्लिम लीग, तो उन्होंने भी कहीं पंजाब में कई सीटें जीती थी। उसके बाद में यूनियनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने भी पंजाब में सीट जीती थी। बंगाल में जो कृषि से रिलेटेड जो पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, इन्होंने वहां पे अपनी सरकारें बनाई थी। तो सबसे बड़ी पार्टी जो बन के आई वो थी कांग्रेस। अब डिस्कस करते हैं आखिर पाकिस्तान की मांग कैसे उठी और इसका नाम कैसे आया। तो देखिए 23 मार्च 1940 से ये चीज चालू होती है। 1930 में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था, तो मोहम्मद इकबाल करके एक पर्सन थे, तो उन्होंने बोला था कि धर्म के आधार पर हमें एक अलग से राज्य चाहिए, पर राज्य तो देने से रहे, इन्होंने पूरे देश की ही डिमांड कर ली। तो चौधरी रहमत अली नाम के एक पर्सन थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उन्होंने ये नाम दिया पाकिस्तान। इसका मतलब क्या था? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन सब के नाम आपको पाकिस्तान वर्ड में मिलेंगे। तो याद रखिएगा पाकिस्तान नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? चौधरी रहमत अली। 1933 में इन्होंने ये नाम दिया था। उसके बाद में जब मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन होता है 23 मार्च 1940 को, तो मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे ऑफिशियल डिक्लेरेशन करते हैं कि हम पाकिस्तान नाम का एक देश बनाकर ही रहेंगे। फिर उसके बाद में आता है अगस्त ऑफर। 8 अगस्त को आया है ये, इसलिए इसका नाम अगस्त ऑफर रखा गया है। अगस्त में आया इसलिए अगस्त ऑफर है। 8 अगस्त 1940 को इसे लाया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इसे लाया गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था? जापान जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, मतलब दूसरे देशों पे आक्रमण करके उन्हें अपने कब्जे में ले रहा था। तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के वायसरॉय थे, उन्होंने बोला कि हमें भारतीयों का समर्थन चाहिए होगा इस वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए लिलिथगो ने लाए अगस्त ऑफर। इसके थ्रू क्या था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम बस आप हमारी क्या करिए, युद्ध में मदद कर दीजिए, मतलब आपके सिपाही जो हैं, आपके जो लोग हैं, हमें उन्हें ले जाने दीजिए वर्ल्ड वॉर में। कांग्रेस इसके लिए नहीं मानी, मुस्लिम लीग ने भी इसे ठुकरा दिया, बोले नहीं आप हमें देश पहले दीजिए, पर इनके देश की मांग को ठुकराया तो इन्होंने अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया। तो आई थिंक आपको अगस्त ऑफर समझ में आया होगा कि आखिर किस तरह से अगस्त ऑफर लाया गया। तो याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिलिथगो के भारतीयों के समर्थन की मांग की वजह से अगस्त ऑफर वो लेके आए थे, जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। बाद में आप याद रखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से इसकी शुरुआत होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध और
अगस्त प्रस्ताव का जो विरोध था वो गांधी जी ने शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह से। तो इन्होंने महाराष्ट्र में इनका एक आश्रम था, वहां से इसे शुरू किया था। और जो इसमें पहले सत्याग्रही बने थे वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, फिर जो दूसरे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे बने थे ब्रह्मदत्त जो थे वो तृतीय सत्याग्रही बने थे। क्योंकि इंडिविजुअल था तो हर एक पर्सन अपना अलग अलग चल रहा था। और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ही उस समय दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर इसी की वजह से आया क्रिप्स मिशन 1942 का। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, जो इनके जो दोस्त जो अलाइज थे, है ना, जो ब्रिटेन के अलाइज थे, उन्होंने भी अपनी कमजोरी दिखा दी और वो भी इस युद्ध में सही से लड़ नहीं पाए। तो इन्हें भारतीयों की काफी जरूरत पड़ रही थी इस समय, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम इंडिया को युद्ध के बाद में डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, है ना, हम आपको अलग से गवर्नमेंट बनाने का ऑफर रख देंगे, आप हमारे राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं। पर इन्होंने बोला कि रक्षा मंत्रालय हमेशा ब्रिटिश सरकार के पास में रहेगा। गांधी जी ने इसे कहा ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ऐसा चेक जिसकी तारीख उड़ चुकी है, अब ये किसी काम का नहीं रहा है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, और क्यों आया था ये आपको मैंने बता ही दिया। और इसी टाइम पर आता है ऑगस्ट रिवॉल्यूशन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। क्रिप्स मिशन की असफलता की वजह से क्या हो रहा था, युद्ध के कारण जो महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, वस्तुओं की कमी पड़ रही थी इस समय। तो लोगों ने कई तरह से अपने आप को कंट्रोल किया, पर कहीं ना कहीं तो गुस्सा फूटना ही था। तो वो निकला क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में। तो इस मूवमेंट की शुरुआत होती है गांधी जी से। गांधी जी ने क्या किया, पूरे देश में कुछ अपने 13 सूत्रों को प्रेजेंट किया कि आपको इन पॉइंट्स का हमें मतलब ध्यान रखना है ना। क्योंकि मूवमेंट गांधी जी चाहते थे कि एक शांतिपूर्ण हड़ताल होनी चाहिए। तो पूरे देश में शांतिपूर्ण हड़ताल हो, गांव और शहरों में जागरूकता फैलाई जाए कि आखिर ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, और नॉन वायलेंट होना चाहिए, है ना। और विद्यार्थियों को हिस्सा लेने के लिए कहा उन्होंने, स्टूडेंट्स को। ओबीसी बात है, हर एक जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। देखिए पार्टिसिपेशन करने से ही एक लीडर निकल के आता है। जैसे आप अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं, वो भी एक मूवमेंट से ही आए थे। और इसी के अंदर एक मूवमेंट चलने वाला था, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आर। ऑपरेशन जीरो आर 1942 में शुरू हुआ और इसी से आंदोलन का प्रारंभ होता है, ठीक है। एक्चुअली में इससे ही चालू हुआ है। तो इस समय हुआ क्या, तो ये अंग्रेजों ने शुरू किया है। और इस समय क्या करना चाहते थे, वो बड़े बड़े नेता जो थे उन सबको गिरफ्तार करके उन्होंने जो अहमदनगर का एक किला है वहां पे बंद करना शुरू किया। और इस समय इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो एक ट्रेटर पार्टी है। ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही पार्टी है। और इन्होंने क्या किया, एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाया जिसके थ्रू अरुणा असफ अली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को इन्होंने बंदी बना लिया। और इस मूवमेंट की शुरुआत के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए 1943 में गांधी जी ने 11 दिन का उपवास रखा था। और गांधी जी ने के इस उपवास की वजह से ही उन्होंने इसकी जांच पिटाई थी। और इस समय ही विंस्टन चर्चिल करके जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट चल रहा है, तो जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय में एक कमबख्त बुड्ढे के समक्ष हम कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा हो, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल के ये शब्द थे गांधी जी के उस समय। तो सोचिए हम उनके बारे में अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं आखिर। तो पुरानी बातें हैं तो इन पे तो मिट्टी डालते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। और इस समय गांधी जी को रिहा किया गया 6 मई 1944 को, ठीक है। क्योंकि गांधी जी को इस समय इन्होंने पाया कि गांधी जी का दोष नहीं था और आंदोलन की होती है समाप्ति, एंड होता है मूवमेंट का। सो गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 1942 से लेकर तो 1947 तक का जो टाइम था, है ना, जिसमें हम CR फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन और इसी तरह से जो छोटे छोटे मूवमेंट्स चलते आए, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में हम जो पोस्ट गवर्नमेंट थी जो भी 1947 के बाद में बनी, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाएं। थैंक यू सो मच।